आज का मेरा टॉपिक है, अगर डार्क ब्लड या ब्राउन कलर का जो ब्लड ब्लैकिश आपको दिख रहा है डायलिसिस सर्किट में, तो उसका क्या कारण है और उसका आगे का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो एक केस से शुरुआत करते हैं। 50 ईयर ओल्ड मेल जेंटलमैन है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस ले रहे हैं। उनका फिस्चुला लेफ्ट ब्रेकियोकेफेलिक लेफ्ट हैंड में फिस्चुला है। अराउंड 45 मिनट के बाद टेक्नीशियन ने नोट किया कि जो उनका ट्यूबिंग डायलिसिस ट्यूबिंग में ब्लड एकदम डार्क कलर हो गया है। पेशेंट को अचानक छाती में दर्द हुआ, सांस फूलने लगी और इतने पैनिक में टेक्नीशियन ने तुरंत ब्लड रिटर्न करना सोचा कि ये शायद हाइपोटेंशन है या हाइपोग्लाइसीमिया है, पेशेंट क्रैश हो रहा है। तो जो ब्लड था वो रिटर्न किया गया और थोड़ी देर में पेशेंट की हार्ट रेट कम हुई, ब्रेडिकार्डिया, लो हार्ट बीट हो गए और पेशेंट हैड अ कार्डियक अरेस्ट। रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट थोड़े थोड़े महीनों में कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशन अनफॉर्चुनेटली हम सुनते हैं, देखते हैं, जो इजीली अवॉइडेबल है। और आई थिंक आज का मैसेज ये होना चाहिए कि जो ये कॉम्प्लिकेशन है हमको शायद इसको इरेडिकेट करना है, और मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको रूट कॉज एनालिसिस, मतलब किस कॉज के चलते हुआ है, वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। जैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस ब्रीफली हमने देखा, उसमें से अनफॉर्चुनेटली जैसे हिमोलिसिस, हिमोलिसिस मतलब हिमो मतलब ब्लड, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन मतलब उनका टूटना। तो कहीं पे भी अपना जो नेचुरल आर्टरीज वेन जो नसें हैं वो कवर्ड है, जो एंडोथेलियम बोलते हैं, तो उनको काफी अच्छा कुशन या प्रोटेक्शन है, तो उनका ब्रेक डाउन इजिली नहीं होता है। पर डायलिसिस एक प्रोसेस है जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट, मतलब हम लोग जो प्लास्टिक का और उसके टाइप के मटेरियल से ब्लड वहां से पास होता है, डायलाइजर से पास होता है, ट्यूबिंग से पास होता है, तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, और उसके सिचुएशन में विविध कारण से उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, जिसे हिमोलिसिस या तो ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल कहा जाता है। तो कॉजेज ऑफ हिमोलिसिस कैसा है डायलिसिस सिचुएशन में, तो ये 4 बेसिक कॉज हमको सोचना है। एक है वाटर सप्लाई एंड डायलिसिस प्रॉब्लम, मतलब अपना एक आरओ प्लांट हो गया और आरओ प्लांट से मशीन तक का पानी का सफर। दूसरा प्रॉब्लम विद डायलिसिस इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर, मतलब या तो डायलिसिस मशीन, डायलिसिस ट्यूबिंग जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट है, या जहां से हमने पेशेंट का एक्सेस लिया है नीडल कैथेटर से, ट्यूबिंग से लेके मशीन तक का कारण। यूरेमिया एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमने बहुत बार सुना कि जो पेशेंट इनएडिक्वेटली डायलाइज है, ट्वाइस अ वीक डायलाइज है, अच्छा फ्लो नहीं मिल रहा है, एक्सेस का इश्यू है। और चौथा पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब क्या पेशेंट की कोई बीमारी है या कोई दवाएं ले रहा है जो हिमोलिसिस के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि ये अपना ये टॉपिक हम लोग वाटर सप्लाई और प्रॉब्लम विद डायलिसिस इक्विपमेंट पे फोकस करेंगे। जो नीचे के जो 2 कारण है वो इतने कॉमन नहीं है, तो पहले 2 कारण पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ये सो वाटर सप्लाई, फेवरेट ये है कि क्लोरीन एंड क्लोरामीन, जो आरओ सप्लाई में जो कॉमन कॉज है, जैसे सी 2 चीज है, क्लोरीन एंड क्लोरामीन। जब भी वो आरओ वाटर में क्लोरीन और क्लोरामीन की मात्रा बढ़ती है, हिमोलिसिस आउटब्रेक अमंग द डायलिसिस पेशेंट। एक चीज जानना जरूरी है कि जब भी हिमोलिसिस या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं या आप हिमोलिसिस देख रहे हैं, 2-3 चीजों पे ध्यान देना जरूरी है कि क्या वो हिमोलिसिस सिर्फ एक पेशेंट में हुआ है, पूरे यूनिट में हुआ है, या मल्टीपल पेशेंट डायलिसिस यूनिट में हुआ है, या सभी पेशेंट इन पर्टिकुलर शिफ्ट ये हुआ है। उसका कारण ये है, अगर प्रॉब्लम आरओ वाटर में है या जो कॉमन सोर्स में है, तो वो सिर्फ एक पेशेंट को नहीं, मल्टीपल पेशेंट या पूरे यूनिट में हिमोलिसिस का ये करेगा। अगर जो ब्रेकडाउन है या हिमोलिसिस एक पेशेंट में है, तो शायद उसका कारण आरओ नहीं बट कुछ और लोकल फैक्टर है। तो इसलिए हर आरओ डायलिसिस यूनिट में एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि क्लोरीन क्लोरामीन और जो आरओ वाटर का जो हम लोग वाटर सेफ्टी या जो डेली प्रोटोकॉल करते हैं मात्रा जानने के लिए, वो एक फिक्स प्रोटोकॉल होना जरूरी है, उसका फॉलो होना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, कि एवरी मॉर्निंग जब आपने आपका मेम्ब्रेन प्रेशर हो, आरओ प्रेशर हो, रिटर्निंग एक्सेस प्रेशर जो भी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अचानक हिमोलिसिस होता है और जब हम लोग रूट कॉज एनालिसिस की तरफ जाते हैं, तो ये जो डेटा आपने जो मेंटेन किया है वो कॉज फाइंड आउट करने में काफी मदद करता है। तो क्लोरीन और क्लोरामीन जो वाटर में है, उससे जो हिमोलिसिस कॉमन है, ये शायद अभी कॉमन नहीं है, बट पुराने इसमें कॉपर पॉइजनिंग और जिंक, जब ट्यूबिंग्स होते थे या जो मेटल के जॉइंट्स होते थे, या काफी आरओ के जो पुराने जो पाइपलाइंस थे, उसमें काफी जगह पे कॉपर या जिंक का मिक्स जो कोई पार्ट रहता था, उससे वो लीच होके या उससे वो निकल के जो हिमोलिसिस करता था। बट विद द एडवांस इन आर आरओ प्लांट जो ये है, उससे ये इसकी रिस्क कम हो गई है।
दूसरा होता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अगेन सब जगह पे कॉमन नहीं है, पर जहाँ पे जो मेन वाटर है, जो एक्सेस ऑफ वाटर है, अगर वो वेल पे है, जैसे कुएं की तरफ से आ रहा है, वो काफी रीच होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट की तरफ। तो जो वो जैसे आपने देखा रहेगा, आप अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह से आए हैं, काफी जगह पे हार्डनेस ज्यादा है, काफी जगह पे मेटल्स ज्यादा है, काफी जगह पे जो सोर्स ऑफ वाटर है वो वेल से रीच है, तो उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट का मात्रा ज्यादा है। इसलिए आरओ का वाटर सेफ्टी जो डॉक्यूमेंटेशन या जो वाटर क्वालिटी हमने चेक की है, उसका मेंटेनेंस रखना जरूरी है, क्योंकि हर यूनिट, हर एक रीजन जो इंडिया से है वो डिफरेंट इश्यू फेस करता है उस चीज के लिए। और ऑस्मोलारिटी, जैसे ये डायलिसिस में हमने देखा कि मेम्ब्रेन के थ्रू अपना डिफरेंट डिफ्यूजन हो रहा है ब्लड और कंपार्टमेंट की तरफ, तो अगर थोड़ा भी चेंजेस ऑस्मोलारिटी में है, मतलब जो नमक की मात्रा है ब्लड या डायलिसिस में, उससे जो सेल है उसमें जो मात्रा अगर पानी का बढ़ता है तो वो ब्रेक डाउन होता है। सो अगेन जो अपने मशीन के पैरामीटर्स है, जैसे कंडक्टिविटी, ऑस्मोलारिटी, टेम्परेचर, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये जो 4-5 कॉज हुए हैं वो वाटर सप्लाई और डायलिसिस से प्रॉब्लम है। जो कॉमन चीज जो मुझे लगता है जो जिसके चलते है वो डिसइंफेक्टेंट। मोस्ट ऑफ द यूनिट में यहाँ हम लोग रीयूज डायलाइजर यूज करते हैं। जो हम लोग जो रीयूज के लिए जो हम केमिकल भर के रखते हैं, जो कॉमनली फॉर्मल्डिहाइड, काफी जगह पे एसिटिक या पैरा एसिटिक एसिड का मिक्सचर है। तो क्यों होता है ये? जब अपने को प्राइमिंग और रिंसिंग, जो मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है डायलिसिस के लिए, जब भी आप, अगर आपके यूनिट में कोई जूनियर टेक्नीशियन आ रहा है जो न्यूली स्टार्ट आ रहा है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये प्रोसेस पे ध्यान देना या उस पे ट्रेनिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो मिस्टेक होती है या बहुत से जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो किया गया तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अपना अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर समझो अच्छे से रिंसिंग नहीं किया गया है, ब्लड पंप 250, 300, 400 ml पे फटाफट रिंसिंग किया है, तो क्या होता है, काफी ट्यूबिंग काफी जगह पे अगर वो केमिकल अच्छे से रिंस नहीं हुआ है या निकलना नहीं गया है, और जब ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा, डायलिसिस शुरू होगा, तो धीरे 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 जो वो केमिकल है वो ब्लड में एंटर होता है और वो हिमोलिसिस का प्रोसीजर स्टार्ट करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद ये रीजन जो है वो अभी करंट सिनारियो में कॉमनेस्ट कॉज है, क्योंकि आरओ टेक्नोलॉजी मशीन में काफी एडवांसमेंट के चलते वो कॉजेज रेयर हो गए हैं। बट ये मैनुअल है जो हमें ध्यान देना है, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो जो भी एक स्पेशली वीनस लिम्ब जहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो ट्यूबिंग का हर एक कोना या हर एक पार्ट अच्छे से नॉर्मल सलाइन से रिंस करना जरूरी है। ब्लड फ्रॉम 150 to 200 स्लोली और ग्रेजुअली रिंस करना है। उसमें कोई भी जल्दी या ये नहीं करना है, कितना भी समय डायलिसिस स्टार्ट करने का लेट हुआ हो, ये प्रोसेस पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये जो केमिकल जो है वो काफी डिस्ट्रक्टिव है और आरबीसी को ब्रेक डाउन करके हिमोलिसिस ला सकता है। डायलिसिस टेम्परेचर, अगेन जो मशीन का है, जो अलार्म्स है, कोई रीजन के चलते है, कोई भी चीज बाईपास नहीं करनी है। जब डायलिसिस टेम्परेचर अगर 42 डिग्री से ऊपर आता है तो वो भी काफी हिमोलिसिस कॉज कर सकता है। तो टेम्परेचर, कंडक्टिविटी उसका मशीन पे मॉनिटर करना जरूरी है। कोई भी अलार्म बाईपास ना करे जब तक आपने वो इश्यू एड्रेस नहीं किया है। लास्ट है मैकेनिकल और शियर स्ट्रेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एरर। आप काफी अगर गूगल करेंगे तो बहुत सारे जगह पे ट्यूबिंग्स के मैन्युफैक्चरिंग एरर्स थे, कि जहाँ पे काफी ट्यूबिंग के जो पोर्शन थे वो नैरो थे, या उसमें जो एंगल्स थे वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए थे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो भी काफी हिमोलिसिस करता है। इसमें फायदा ये अगर ये है, आप देखेंगे अगर यूनिट के हर पेशेंट को या मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हिमोलिसिस हो रहा है, तो उसका कारण कहीं पे ये ट्यूबिंग्स या मैन्युफैक्चरिंग एरर होना चाहिए। जब भी हिमोलिसिस होता है तो ये जो ट्यूबिंग्स है, डायलाइजर है, उसे डिस्कार्ड ना करे, उसे सेव करे, ताकि वो उसका पीछे जाके हम लोग रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं। कहीं पे ब्लड अगर किंक हो गया, जैसे अगर बेड के नीचे है या पेशेंट ने अपना कोई भारी सामान रखा, हैंड रखा, या कोई बेड का पोर्शन उस पर आ गया, उसके चलते जो किंक हो रहा है, तो उससे भी हिमोलिसिस ये हो सकता है। एक्सेसिव डायलिसिस फ्लो थ्रू स्मॉल गॉज कैन्युला, स्पेशली जब हम नया डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, जो छोटा निडल लगाते हैं, तब भी फ्लो अपने को रेगुलेट करना जरूरी है। काफी फिक्स प्रोटोकॉल उसमें अवेलेबल है, तो उसका ध्यान देना जरूरी है। और स्पेशली निडलिंग एरर, जब आर्टीरियल नीडल हम फिस्टुला के आसपास लगाते हैं, स्पेशली नए फिस्टुला जहाँ पे वेन मैच्योर नहीं है, और काफी बार वो नीडल का जो एंगल है वो जो अपने नस है उससे चिपक के रहता है, तो ब्लड को बाहर निकलने के लिए काफी मुश्किल होती है, और वो उसमें आरबीसीज अपने ब्रेक डाउन होते हैं। ये फ्लोरेट और कैनुला की जैसे बात किया कि जैसे हम लोग अगर धीरे 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 स्मॉल निडल से बड़े निडल पे जा रहे हैं, तो पहले फ्लो कम रखना है, धीरे 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 वो बढ़ाना है। एक ध्यान दीजिए, प्री पंप आर्टीरियल प्रेशर -250 से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अगर जब भी
आप हिमोलिसिस के केस देखते हैं या आपने एनकाउंटर किया है तो हमेशा एक आर्टीरियल और वीनस प्रेशर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इस आर्टीरियल और वीनस प्रेशर में कुछ चेंजेस आया है सडनली, तो उसका जो कॉज ऑफ हिमोलिसिस है वो कहीं ना कहीं ट्यूबिंग या अपना जो सर्किट है उससे रिलेटेड है। क्योंकि अगर आर्टेरियल विनस प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है तो वो आरओ या बाकी कोई कारण से नहीं हो सकता है, तो उसका कारण सर्किट में अपने को कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना है। सिंगल लीडर टेक्निक स्पेशली जब नया डायलिसिस स्टार्ट और दूसरा जो ये अपना जो पेशेंट की जो कंडीशन है जो रेयर है, जैसे मैंने बोला वो मेडिसिन और ये रेयर है। सिम्टम्स वाइज जो देखना है कि ब्लड कलर चेंज होता है, छाती में दर्द, पेन, नौशिया, वॉमिटिंग जो होता है। अगर विद इन 2 घंटे में है तो वो ब्लड ट्यूबिंग के चलते हैं, और दिन में ज्यादा दिनों के बाद है तो वो आरओ कंटामिनेशन पे है। एक मैं समराइज करूंगा कि जब भी हिमोलिसिस है अपना डायलिसिस बंद कीजिए, ब्लड कभी कभी मत रिटर्न कीजिए, क्योंकि उसमें हिमोलाइज है तो वो ब्लड हाइपरकैलेमिया करके कार्डियक अरेस्ट करेगा। अब ब्लड का हिमोलिसिस मार्कर भेजिए, पेशेंट को एग्जामिन कीजिए, स्टेबिलाईज कीजिए, पेशेंट का आर्टीरियल वीनस प्रेशर नोट डाउन कीजिए, डायलिसिस की जो प्रॉपर्टी है वो मेजर करना है, और फाइनली रूट कॉज एनालिसिस क्यों कारण हुआ वो फाइंड आउट करना है, ताकि बाकी पेशेंट को ये सिमिलर तकलीफ ना हो। थैंक यू वेरी मच।